Dear students, in this module, I will discuss with you in some detail the filling direction that is adopted by R when we are dealing with matrices. तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि अगर आप उसके अंदर अपना जो वेक्टर है नंबर्स का, वैल्यूज़ का, उसके बाद n रो इक्वल टू समथिंग और n कॉल इक्वल टू समथिंग नहीं लिखते, तो फिर वो क्या करता है? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई विल डिस्कस. सो हेयर इज एन एग्जाम्पल. अगर आप टाइप करें MATRIX मैट्रिक्स, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर डेटा आपका जो है वेक्टर -3 2 893 0.17. अगर आपने इसके बाद कॉमा नहीं डाला, n रो इक्वल टू 2 या कुछ नहीं लिखा, तो वो अस्यूम करेगा कि आप ये लिख रहे हैं कि n रो इज इक्वल टू 4 एंड n कॉल इक्वल टू 1, यानी कि 4 रोज और 1 कॉलम. जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इस पिक्चर में, वो एक आपको यानी कि कॉलम वेक्टर क्रिएट कर देगा. So let's try this. Let me execute this for you so that you can see. So first of all, I need to type MATRIX और उसके बाद I will open and close the parenthesis. उसके बाद I don't think I need to type DATA equal. अगर मैं सीधा भी लिख दूंगी तो it should work. तो अब मैं C लिखती हूँ और उसके बाद पैरेंथेसिस उसके लिए, और अब मैं इसके अंदर कुछ नंबर डाल देती हूँ. 3 5 7 9 8 6. ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. चलिए इतने ही रहने देते हैं. सो आखिरी के बाद तो कॉमा नहीं होगा. अच्छा जी, अब देख लें कि मैंने इतना लिख दिया है और मैंने ये नहीं लिखा कि n रो इज़ इक्वल टू समथिंग एंड n कॉल इक्वल टू समथिंग. तो अब मैं आगे बाहर निकल के इसको एंटर करती हूँ. देखते हैं क्या होता है. मे बी देयर इज़ एन एरर. लेट्स सी. ये मैंने एंटर किया एंड देयर यू आर. आपने देखा कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है इस फंक्शन का कि अगर आप नहीं स्पेसिफाई करते तो फिर वो सारी वैल्यूज़ जो आपके वेक्टर की हैं, जो आपने अंदर उसके लिखा था, it will present them to you in the form of a column vector. ये तो पहली बात हो गई. और उसके बाद if we go to the slides again, let's look at the second thing. ये जो अगली बात है वो ये है कि if you go to that example in which you had only 4 values which we were using in the previous module also, तो वहाँ पे आपने देखा था ना कि वो कॉलम वाइज कर रहा था कि वो पहली वैल्यू पहली पोजीशन पे और उसके बाद जो हमारे वेक्टर की सेकंड वैल्यू है वो हमारे पहले कॉलम की सेकंड वैल्यू, और फिर वो अगली वैल्यू अगले कॉलम की पहली बन गई थी, और लास्ट तो लास्ट ही होगी. ये सब कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा था ना. लेकिन यहाँ पे आप देखें स्लाइड पे और आपकी बुक में ये मेंशन किया हुआ है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, that you can control how R fills in the data using the argument by row. Okay? ये एक आर्ग्यूमेंट है जो हम इस्तेमाल करेंगे जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कॉलम वाइज उसको भरे या रो वाइज. सो लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल. यहाँ पे हमने इन्होंने एक सिंपल सा वेक्टर लिया है 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद n रो इज इक्वल टू 2 एंड n कॉल इक्वल टू 3. तो ये भी क्लियर हो गया कि 2 रोज होनी है, 3 कॉलम होने हैं. लेकिन वो असल बात इस वक्त क्या हो रही है कि वो एंट्रीज जो हैं क्या वो रो वाइज चलें या वो कॉलम वाइज चलें. तो जब आप लिखते हैं इस सेकंड n कॉल वाली चीज़ के बाद कॉमा डालने के बाद ये बाय रो इक्वल टू फॉल्स, तो इसका मतलब है कि बाय रो नहीं जाना,
कॉलम वाइज जाना है। तो ये लिखने के बाद जब एंटर करेंगे तो आप देख लें ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये 1 और 2 कॉलम वाइज, पहले 1 फिर 2, उसके बाद फिर इसी तरह 3 4 और इसी तरह 5 6। तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा था वो भी यही था कि जब नहीं भी लिखा था बाय रो वगैरह तो वो कॉलम वाइज देता है। लेकिन अब अगर हम इसके आगे चलें और हम इसको बदलें, तो अगर हम कहें कि बाय रो इक्वल टू ट्रू, तो फिर क्या होगा, ये आगे यहाँ पे आया हुआ है। अब हम कह रहे हैं बाय रो इक्वल टू ट्रू, बाकी सब कुछ वही है। तो अब देखें स्टूडेंट्स कि वो 1 2 3 4 इस तरह नहीं जा रहा कॉलम वाइज। अब आपके सामने है कि 1 2 3 is in the first, these three are in the first row and 4 5 6 in the second row, क्योंकि आपने बाय रो इक्वल टू ट्रू कह दिया ना, कि अब तो हम कह रहे हैं कि रो वाइज चलें। ओके, इसमें नोट करें कि एक बहुत ही दो बड़े अच्छे डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, जिससे ये बड़ा क्लियर हो जाता है। ये देखिए, ये वो पहला वाला था बाय रो इक्वल टू फॉल्स। तो वो जो हमारे छः वैल्यूज़ जो थी हमारी, उनमें से 1 2 ये पहला कॉलम, उसके बाद 3 4 सेकंड कॉलम, उसके बाद 5 6 थर्ड कॉलम। ये कौन सा केस है? बाय रो इक्वल फॉल्स। और इसी तरह दूसरे वाले के लिए भी इन्होंने एक डायग्राम दिया है कि जब मैं कहती हूँ बाय रो इक्वल ट्रू, तो फिर आप देखें कि फर्स्ट 3 जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट रो and the last 3 constitute the second row. So I hope you've enjoyed this one and you now know how to um, control कि किस डायरेक्शन में लिखना है। और जाहिर है कि आपने अपना जो डेटा है, जो आपका रियल प्रॉब्लम है जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप चलेंगे।